हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हेमंत कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड वन की जो तैयारी है उसकी फुल स्ट्रेटजी के बारे में। हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिन्होंने कमेंट किया था हमारे वीडियोज़ में कि ये तैयारी है उनके बारे में बताएं, बुक रेफरेंसेज बताएं, सोर्सेज बताएं, क्या क्या आपने कहाँ कहाँ से पढ़ाई की है। तो बिल्कुल दोस्तों, आप लोग के इस डिमांड पर मैं आज का इस वीडियो ले गया हूँ और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। देखिए, किन किन बातों पर चर्चा करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में, है ना, क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जब भी फॉर्म फिलअप करते हैं तो उससे पहले आपका माइंड क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है ना। तो आपको पता है कि मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें बेसिकली B1 है ना। इस बारे में अभी बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, एज क्राइटेरिया के बारे में। फिर हम लोग बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो कन्फ्यूजन है इस टेक्नीशियन ग्रेड वन की जो पोस्ट के लिए, ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। इसको आज हम लोग बिल्कुल दूर करेंगे, है ना। और उसके बाद हम लोग सिलेबस के बारे में बिल्कुल अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि सिलेबस आपको पता है कि सिलेबस जब तक आप एनालिसिस नहीं करते सही ढंग से, तब तक आपकी तैयारी अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग बुक्स एंड रिसोर्सेज के बारे में, है ना। ये बहुत ज़्यादा डिमांडेड आपका जो है टॉपिक है कि क्या क्या कौन कौन सी बुक्स है, क्योंकि आपको पता है कि इस बार बुक्स का कोई भी रेफरेंसेज नहीं था। फर्स्ट टाइम वैकेंसी आई थी, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पता है कैंडिडेट्स को। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बहुत ही डिटेल में, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत नज़र रखेंगे, हम लोग नज़र डालेंगे कि प्रीवियस कट ऑफ क्या था हमारा। अभी आया है हमारा रिजल्ट जो आया था इस बार 2024 वाला, तो उसमें प्रीवियस कट ऑफ क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और फिर हम लोग बात करेंगे कंपैरिजन करेंगे कि कंपटीशन कितना है ना, डिफरेंट डिफरेंट जोन में। इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में, ठीक है। क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड के आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, माइंड क्लियर हो जाना चाहिए, आपका माइंड सेटअप। क्योंकि जब तक आपके पास ये चीज़ नहीं होगा क्लियरिटी, तब तक आप वहाँ जाके अंतिम स्टेज में, लास्ट स्टेज में जाकर भी आप क्या कर सकते हैं, आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस से बाहर हो सकते हैं। क्योंकि इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, B1 है ना। आज आमतौर पे जो लोगो पायलट्स होते हैं उनकी जो मेडिकल स्टैंडर्ड होती है वो A1 होता है, पॉइंट्समैन का A2 होता है, और बाकी के जो जेई वगैरह वो A3 होता है, ठीक है। और जो टेक्नीशियन ग्रेड वन है ना, इसमें B1 रखा गया है। तो B1 में क्या चीज़ नहीं होना चाहिए मैं बता दे रहा हूँ आपको शॉर्टकट में। आपके जो पावर ग्लासेज है वो +-4 डायोप्टर को एक्सीड नहीं होना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए। कितना? +-4 डायोप्टर। यानी कि अधिकतम आपके जो लेंसेज हैं उसकी कैपेसिटी पावर है वो कितनी होनी चाहिए, या तो +4 या -4। इससे अधिक होगा तो फिर आप इस ग्रेड वन के लिए आप क्या है, एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके बाद आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है कि आपकी जो विजन है वो विजन आपका जो आई विजन है वो कलर को आइडेंटिफाई कर सके, ये क्लैरिटी आपके आइज में होनी चाहिए। तो कलर विजन कैसे चेक करेंगे, आप घर बैठे चेक कर सकते हैं। घर बैठे कैसे चेक करेंगे, आप गूगल पे जाएंगे और इशारा करके एक PDF मिलेगी, आप डालेंगे इशारा बुक, तो इशारा बुक की PDF आएगी, आप उसे डाउनलोड करेंगे और जो उसमें लिखा हुआ है डिजिट, अगर आप उसको पढ़ पा रहे हैं, मतलब 30-40 पेज के मिलेंगे आपको, है ना, उस सारे अगर पढ़ पा रहे हैं आप, तो समझिए कि आप कलर विजन नहीं है, आपका आई बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो ये कलर विजन और जो पावर लेंसेज मैंने बताया अभी कि +-4D, ये इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ क्लियर है तो आप बिल्कुल मेडिकली स्टैंडर्ड आप फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ये चीज़ लिखा हुआ है, अगर हम B1 में बात करें तो B1 अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो ये रहा B1 है ना। और B1 में ये लिखा है कि आपका जो डिस्टेंस विजन है वो 6/9 या 6/12 विद और विदाउट ग्लासेज होना चाहिए। यानी कि आप ग्लास पहन के भी अगर आपका इतना है 6/9 है या 6/12 है, जो कि आमतौर पर होता है, तो आपका आँख बिल्कुल ठीक है, आप चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर एक चीज़ ध्यान ये रखना है कि अगर आपका आपने लेजर सर्जरी करवाया हुआ है आपने आइज का, तो भी आप एलिजिबल इस पोस्ट के लिए, है ना। लेकिन बस इसी बात का ध्यान रखना है कि आपका जो लेजर ऑपरेशन हुआ है वो 6 मंथ्स से ज़्यादा ओल्ड होना चाहिए, है ना, कि 6 मंथ से बिफोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और है कि आपने जो लेजिक सर्जरी करा रखा है, तो आपकी आंखों में उसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल आंख आपका परफेक्ट हो गया हो, ये चीज़ वो चेक करते हैं, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि कैंडिडेट हु हैव अंडरगॉन लेजिक सर्जरी or any other surgical procedure to correct rectifactory error are not eligible for the post are that required medical standard A3। यानी A3 या उससे ऊपर जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके लिए लेजिक सर्जरी वाले जो आए हैं, वो लेजिक सर्जरी जिन्होंने करा रखा है जिस कैंडिडेट ने, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन चूंकि B1 A3 से बिलो है, तो आप B1 पोस्ट के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। तो आपसे में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपने लेजिक सर्जरी करा भी रखा है, अब आप आपकी आँख जो अब आपकी आँखें हैं वो बिल्कुल ठीक है, तो आप बिल्कुल इस पर एलिजिबल इस पोस्ट के लिए। तो चलिए मेडिकल ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया, क्योंकि बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने इसको क्लियर किया अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये आप देखेंगे इस तरफ, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बहुत ज़्यादा डॉट है, तो इसको भी हम क्लियर करेंगे। देखिए मैं एक चीज़ बता दूं आपको, यहाँ पर ये चीज़ देखिए लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ें लिखा हुआ है कि बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस होना चाहिए आपके पास। इसके बाद बैचलर ऑफ साइंस में क्या, फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रूमेंटेशन, है ना, इन सब में से किसी में भी आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने इन सब
में अगर आपने डिप्लोमा भी कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है। इसके अलावा यदि आपने बीटेक कर रखा है इन सब ब्रांच से तो भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ होता है? कन्फ्यूजन ये होता है कि आपका जो कोर्स है, चाहे ग्रेजुएशन का हो या डिप्लोमा का हो या बीटेक हो, अगर आपने इन सब में से किसी का सब ब्रांच से भी आपने अगर कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो। जैसे कि मेरा था इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसे हम लोग ट्रिपल ई कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो देखिए इलेक्ट्रिकल वाले इसमें कहीं भी चर्चा नहीं किया गया है। देखिए फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन है, इसमें कहीं भी ये चर्चा नहीं किया गया है कि इलेक्ट्रिकल से आप हैं तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन चूंकि मेरा जो ब्रांच है वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो कि सब ब्रांच है किसका? आपके इसमें जो आप देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का सब ब्रांच है मेरा ब्रांच इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट्स व्हाई आई एम एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट। सो आप भी अगर ऐसे ब्रांच से हैं जिसमें कंप्यूटर आ रहा है या इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है या फिजिक्स आ रहा है या इंस्ट्रूमेंटेशन आ रहा है या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ रहा है तो आप बिल्कुल इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके बाद एक और जो कन्फ्यूजन होती है वो बीएससी वाले में है ना, बीएससी और खास करके बीएससी पीसीएम की बात हम करते हैं ना, तो पीसीएम वाले भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं। तो मेरे दोस्तों आप बिल्कुल पीसीएम से अगर आप हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शर्त एक ही है कि आपके तीनों साल आपने फिजिक्स पढ़ा हो, ठीक, क्योंकि आपको पता है कि फिजिक्स मेन है ना, तो फिजिक्स आपके कोर्स में इंक्लूड हो ऑल 3 ईयर्स, ठीक है, जो आपके कोर्स है 3 साल का, उसमें तीनों साल में आपका फिजिक्स पढ़ा होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ अगर आपका सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट पर ये लिखा होना चाहिए कि बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, जैसे पीसीएम वाले होता है उसमें लिखा होता है सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो फिजिक्स मेंशन होना चाहिए आपके सर्टिफिकेट पर, ये जरूरी है। अगर मेंशन नहीं है तो आपको यूनिवर्सिटी जाकर के लिखवाना होगा कि आपने तीनों साल फिजिक्स की पढ़ाई की है अपने ग्रेजुएशन कोर्स में, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी दुविधा होती है, अगर आपके सर्टिफिकेट पर फिजिक्स मेंशन नहीं है तो आपको लिखवा के लाना पड़ता है। ऐसे कई सारे ऐसे आरबी हैं उन्होंने कैंडिडेट्स को भेजा था कि आप लिखवा के लाइए यूनिवर्सिटी से, ताकि कि आपने तीनों साल फिजिक्स पढ़ी है, ठीक है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में मुझे लगता है कि अब क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब ब्रांच भी है अगर आपका है तो चलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, बीएससी मैथ वाले एलिजिबल नहीं है क्योंकि आपने तीनों साल फिजिक्स नहीं पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा है तो आप एलिजिबल है, लेकिन आमतौर पर जो फिजिक्स जो ग्रेजुएशन फिजिक्स वाले होते हैं, सॉरी फिजिक्स कह रहा हूँ, मैथ वाले होते हैं वो एलिजिबल नहीं है। उसी तरीके से जो ऑनर्स होते हैं केमिस्ट्री ऑनर्स या वो भी आप एलिजिबल नहीं होते हैं क्योंकि वो भी तीनों साल फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूट के रूप में पढ़ लेते हैं 1 या 2 साल, लेकिन तीनों साल नहीं पढ़ते हैं और उनके डिग्री पे भी नहीं लिखा होता है कि आपने फिजिक्स में किया है, तो इसलिए वो एलिजिबल नहीं है। बस बात ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। चलिए, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है ना, बेसिकली हमारा जो सीबीटी होता है वो सीबीटी में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं और कितना वेटेज रखता है। अगर आप वेटेज को ध्यान में रखकर तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट वे में जाएगी। जिसका जितना वेटेज उसको उतना ही ज़्यादा टाइम देना है, उसको उतना ही कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी है, उनके रिसोर्सेज को उतना ही अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर, हालांकि आपको पता भी है लेकिन मैं शॉर्ट में इसको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि एक लिंक बना रहा है डिस्कशन करने का, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात है कि यहाँ पर जनरल अवेयरनेसेज है, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेसेज 10 मार्क्स के आते हैं, तो 10 मार्क्स के आते हैं, तो 10 नंबर को पाने के लिए आपको ज़्यादा मतलब पूरा इसमें एक्सपर्टीज नहीं लाना है, आपको पीएचडी नहीं करना है, आपको केवल और केवल करंट अफेयर्स पढ़ लेना है। ये जनरल अवेयरनेस है, इसके लिए आपको क्या करना है, केवल करंट अफेयर्स पढ़ लेना है। करंट अफेयर्स से ये होगा कि ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन तक करंट अफेयर्स का आते हैं और आप 5 क्वेश्चन में से 3-4 तो कर ही देंगे और बाकी जो 5 क्वेश्चन आएंगे उसमें थोड़ा बहुत आपके पास नॉलेज है, कभी पढ़ रखा है आपने तो भी 2-3 क्वेश्चन आप टिक करेंगे, यानी 10 में से 5-6 नंबर आप ला सकते हैं और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए देखिए रीजनिंग का वेटेज कितना है, यहाँ पर 15 मार्क्स है और मैं बता रहा हूँ कि आप इन 15 में से 15 ला सकते हैं। केवल आपको क्या करना है, जो अभी आरआरबी का लेटेस्ट पैटर्न के जो एग्जाम्स हुए हैं, है ना, जितने भी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं, जैसे कि 2024 का आपका टेक्नीशियन 3rd का आया है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का आया है, आरआरबी जेई का हुआ है ना, उसके बाद आपका अभी एनटीपीसी का हुआ है, आरपीएफ का हो गया, कांस्टेबल का आरपीएफ ऐसा है। केवल इनका आपको क्या करना है, रीजनिंग के क्वेश्चंस बना लेने हैं, कुछ नहीं करना, कोई बुक नहीं रेफर करना है, कोई वीडियो रेफर नहीं करना है, आपको केवल और केवल ये जो लेटेस्ट पैटर्न का भी एग्जाम हुआ है केवल उसको आपको जितने भी रीजनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। अगर नहीं हो तो मैं आप मुझे कहेंगे तो मैं भेज दूंगा, मेरे पास होंगे कई सारे जो जीके ट्रिक्स है या फिर और भी बहुत सारे ऐसे हैं चैनल्स हैं जिन्होंने ये प्रोवाइड कर रखा है, तो आप वहाँ से इसको ले सकते हैं या मैं भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप केवल लेटेस्ट पैटर्न का जो भी एग्जाम है ना, जो भी हुआ है उसको आपको सारे लेटेस्ट पैटर्न के जो रीजनिंग है उनके क्वेश्चन आपको लगा डालने हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, अगर कोई टॉपिक में प्रॉब्लम होती है रीजनिंग के किसी टॉपिक में तो आप उसको यूट्यूब पर उस टॉपिक का नाम डाल देंगे तो आप बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे, वहाँ से किसी भी टीचर से पढ़ लेंगे और कोई दिक्कत उसको नोट डाउन कर लेंगे ताकि लास्ट मोमेंट पर आप रिवीजन कर सको उसको, क्योंकि आप अगर आप नहीं पता है 2-3 बार रिवीजन करेंगे तभी उस चीज़ को आप सीख पाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है बेसिक कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बच्चों का ये डिमांड है कि आपने कंप्यूटर कहाँ से पढ़ा था, किस तरीके से पढ़ा था। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर जो है
कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन बेसिक कंप्यूटर है ना, और 20 नंबर का वेटेज रखता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर का रहेंगे, तो ये यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के लिए। तो इसको हमें कैसे करना है, देखिए कंप्यूटर का जो क्वेश्चन थे इस बार, वो क्वेश्चन ऐसा था कि अगर आप बेसिक सिंपल कोई बुक से पढ़ के जाएंगे तो शायद उस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे, है ना, या कर भी पाएंगे तो 2 एक क्वेश्चन ही लगा पाएंगे, ज़्यादा नहीं लगा पाएंगे। तो देखिए इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको बेसिक तो पता ही करना पड़ेगा। जब तक बेसिक नहीं है तो बेसिक क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा। तो बेसिक के लिए क्या करना है आपको, बेसिक के लिए एक बुक आती है यूथ की, ठीक है, यूथ की बुक आती है, और आपको खरीदना नहीं है, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा टेलीग्राम पे, मेरे पास है वो, जिससे मैंने पढ़ाई की थी, ठीक है, मेरे पास बुक भी है वैसे, और मेरे पास पीडीएफ भी है, तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा। यूथ पब्लिकेशन वाईसीटी की आती है, यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स, है ना, इसका ये पीडीएफ है, आपको मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसमें थ्योरी भी है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, और ऑब्जेक्टिव्स भी दिए हुए हैं जो लेटेस्ट एग्जाम्स हुए हैं, जैसे बैंक पीओ का हो गया, आपका एसएससी सीजीएल का हो गया, इन सब में जो, या रेलवे का हो गया, तो इन सब में जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं वो भी उन्होंने इसको शामिल कर रखा है। तो एक तो आपका थ्योरी आप पढ़ लेंगे, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे उसमें ढेर सारे क्वेश्चन, हर टॉपिक के बाद उसमें क्या है, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपका रिवीजन होता जाएगा, ठीक है। एक तो ये काम कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके कीवर्ड्स हैं, है ना, कंप्यूटर के, है ना, की फंक्शंस हैं, उस की फंक्शंस को आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि की फंक्शंस के 2-3 क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे, है ना। तो आपके वर्ड के, एक्सेल के, है ना, और पावर पॉइंट के, इन तीनों के जो शॉर्टकट कीज हैं, इसको आपको की फंक्शन को आपको अच्छे से याद करके जाना है, और बहुत ही ज़्यादा इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है। क्योंकि की फंक्शन से क्या होता है, शॉर्टकट की क्या खासियत है कि आप उसको थोड़े दिन छोड़ दोगे, 2-3 दिन, तो आप भूल जाओगे। ये याद तभी रखता है जब आप उसको यूज करते हो कंप्यूटर पे। तो अगर आप कंप्यूटर चलाते हो तो आपको दिक्कत नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चन, अगर आपने कंप्यूटर सीख रखा है, कंप्यूटर आप यूज करते हो, तो मुझे लगता है कि 20 में से आप 10 तो बिना पढ़े लगा दोगे। 10 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो अगर आप कंप्यूटर चलाते हो, यूज करते हो तब आप, लेकिन कंप्यूटर नहीं चलाते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए आप वाईसीटी की बुक ले लो, उसमें थ्योरी भी है और ऑब्जेक्टिव भी है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आरबीई, है ना, आरबीई एक यूट्यूब चैनल है, उस चैनल को आप जाएंगे, वहाँ पर एक मैडम है, मैडम का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वहाँ से आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। थ्योरी लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, थ्योरी पढ़ाती है मैडम, लेकिन जहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव मिल जाए, इस टॉपिक मतलब इस आरबीई चैनल से मिल जाए या किसी भी चैनल से मिल जाए, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं ऑब्जेक्टिव वहाँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, थोड़ा बहुत आपको रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। हालांकि मैंने परीक्षा पाने की एक बुक आती है कंप्यूटर की, उसको भी मैंने 1-2-3 बार पढ़ा था पहले, है ना, तो थोड़ा सा वहाँ से भी सपोर्ट मिल गया था, लेकिन वाईसीटी की बुक आप खरीद लो तो सफिशिएंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ज़्यादा टफ आ गया तो आप क्या, कोई भी नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा टफ आएगा तो उसको एक्सीव भी करना, ये नहीं कि बिल्कुल पूरा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने लगा आप, नहीं, जो कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग किया हुआ है उससे भी 4-5 क्वेश्चन छूटेंगे छूटेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो 4-5 क्वेश्चन के लिए आपके पीछे नहीं भागना है, आपको 15 करके आना है, ठीक है, और 15 में 15 आपको लेके आना है, इस 20 में से आप 15 मान के चलिए आप आ जाएगा, अगर आप अच्छे से इस चीज़ को थोड़ा बहुत यूट्यूब से हेल्प ले लेंगे, है ना, और आप वाईसीटी से लगा लेंगे थ्योरी एंड ऑब्जेक्टिव, तो ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और की फंक्शन और शॉर्टकट कीज, ये बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वर्ड का, एक्सेल का और पावर पॉइंट का, इन तीनों का आपको शॉर्टकट की और की फंक्शंस, ये सारे अच्छे से ध्यान लगा रखना है। मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आपको उसको करते जाना है, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो देखिए मैथमेटिक्स में आपको 20 में 20 ला सकते हैं, 19 ला सकते हैं, आपको वही बात फिर से करना है। मैथ अगर आप जहाँ से पढ़ते हैं वहाँ से वो करते रहना है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्तों कि जो मैथ है इसका सिलेबस जनरल वाले से थोड़ा सा अलग है, जैसे कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आता है, या एनटीपीसी में है, या और जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें जो मैथ आता है उससे थोड़ा सिलेबस अलग है, तो उसके बारे में अभी बात करेंगे। वो जो सिलेबस थोड़ा सा अलग है वो कहाँ से पढ़ेंगे अभी बात करेंगे, ठीक है। 20 नंबर का आता है, लेकिन 20 में आप 18-19 ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की मेरे प्यारे दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ 35 मार्क्स है ना, तो 35 नंबर के 35 क्वेश्चन आएंगे और यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। यानी कि जिसकी पकड़ इस बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पर हो गया उनका समझिए सिलेक्शन हो गया। और 35 में आपको टारगेट करना है कि 30+ लाएँ, है ना, क्योंकि आप देखते हैं सीट्स कम होती हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, तो आप जब तक अच्छा टारगेट नहीं करेंगे तब तक अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो आपका सिलेक्शन जल्दी नहीं होगा। इसलिए ये इसमें आपको बहुत अच्छा से करना है, और मैं आपको बताऊंगा आपको कि क्या क्या है सिलेबस। पहले डिस्कस कर लेते हैं मैथ का और बेसिक साइंस का, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू है ना, तो इसके बारे में सिलेबस हम लोग डिस्कस करते हैं और फिर बताते हैं कि सोर्सेज क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है ना, ये है ना, हाँ चलिए इसी के बारे में बात कर लेते हैं। पहले बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग इसको मैं 2 पार्ट में बांटता हूँ, ठीक है। एक पार्ट है आपका बेसिक साइंस और दूसरा है आपका इंजीनियरिंग। तो बेसिक साइंस में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, बेसिक साइंस का आपका जो सिलेबस है वो देखिए कहाँ से कहाँ तक है। ये जो बेसिक फंडामेंटल्स है यहाँ से यूनिट, मेजरमेंट, मास, वेट, डेंसिटी, वर्क, यहाँ से लेकर के, और मैं आपको बता दूँ ये कहाँ तक है, यहाँ तक, ये यहाँ तक है, ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन तक, ठीक है। ये जितने भी हैं ये सारे के सारे टॉपिक आपके बेसिक साइंस में है, ठीक है, बेसिक साइंस में है, ठीक है।
और इसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सर्किट, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड मेजरिंग सिस्टम, प्रिंसिपल, रेंज एक्सटेंशन, ये सब जो है एलसीडी, ये यहाँ तक ट्रांसड्यूसर तक, ये सारे के सारे क्या है आपके इंजीनियरिंग में आते हैं। ठीक है, तो अब ये मत सोचिए कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, क्वेश्चन दोनों पार्ट से आएंगे और आपको दोनों पार्ट अच्छे से करके जाना है। ठीक है, कहाँ से करेंगे बेसिक साइंस और कहाँ से इंजीनियरिंग करेंगे, इसकी बात मैं अभी बता ही देता हूँ आपको। ठीक है, इसके बाद मैं सोर्सेज बता दूंगा और अच्छे से, लेकिन अभी फिलहाल बताता हूँ। देखिए बेसिक साइंस का जो पार्ट है, यहाँ तक जो मैंने बताया आपको, कहाँ तक, ये मैग्नेटिक इंडक्शन तक। ठीक है, यहाँ तक आपको करने के लिए कुछ नहीं करना है, 11th एंड 12th की फिजिक्स की बुक उठानी है। ठीक है, 11th एंड 12th की फिजिक्स की बुक उठानी है और उसमें से सारा आपको कोर्स नहीं करना है, सारा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है। चुनिंदे टॉपिक्स हैं, 2-3 चैप्टर हैं टोटल। देखिए जैसे कि यूनिट एंड मेजरमेंट एक चैप्टर है, मास वेट डेंसिटी वर्क एक चैप्टर है, एनर्जी तक। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी ये एक चैप्टर है। ये सारे आपके किस में है, ये सारे 11th क्लास में है। हीट एंड टेम्परेचर ये भी 11th क्लास में है। ठीक है, तो ये आपका हीट एंड टेम्परेचर तक 11th क्लास का सिलेबस में मिल जाएगा आपको। ठीक है, और कौन सी बुक पढ़ेंगे मैं आपको बता दूंगा, अभी बताऊंगा, सोर्सेज भी दे दूंगा, पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपका है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, यहाँ से जो स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक, ये आपको बताया था ना मैंने, मैग्नेटिक इंडक्शन तक, तो यहाँ तक आपको क्या करना है, ये 12th के क्लास में मिलेंगे आपको। और ये भी ज़्यादा नहीं है, 3-4 चैप्टर ही टोटल। ठीक है, पूरा नहीं पढ़ना आपको, पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, केवल 3-4 चैप्टर आपको अच्छे से कवर करके जाना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो 11th और 12th की कुछ कुछ चैप्टर्स जो आपको पढ़ना है, कहाँ से, फिजिक्स की। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो आपका इंजीनियरिंग वाला है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट। इसके लिए क्या करना है, देखिए इसमें क्या है कि सिलेबस में दे रखा है कॉन्साइड, है ना, कॉन्साइड में दे रखा है, ये नहीं कि जितना सिलेबस रहेगा उतना ही पूछता है, इससे ज़्यादा भी पूछता है। और ये देखिए नीचे लिखा हुआ है कि इट मे बी नोटेड दैट द टॉपिक लिस्टेड अबव आर इलस्ट्रेटिव एंड नॉट नेसेसरी एग्जॉस्टिव, मतलब कि ये जो दिया है केवल इंडिकेटिव है, ऐसा नहीं कि जो दिया है केवल उसी में से पूछेगा, इससे बाहर से भी आ सकता है, इसके सिलेबस को पूरा वो कवर कर सकता है, डीपली भी जा सकता है। तो इसीलिए आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इंजीनियरिंग के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बस आपको बेसिक बेसिक पढ़ना है। और बेसिक आप पढ़ेंगे एक YCT की, यानी कि यूथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की एक आती है कैप्सूल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं पढ़ना है, कंप्यूटर साइंस का नहीं पढ़ना है, किसी का नहीं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्या करनी है, आपको कैप्सूल की बुक लानी है ऑनलाइन। मेरे पास PDF भी है और बुक भी है, मैं आपको फोटो भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, फिर से बता दूँगा, आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो वहाँ पे मैं आपको शेयर कर दूंगा इस चीज़ को, तो वहाँ पर आप उसको, और टॉपिक मैं बता दूंगा, टिक कर दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक कौन कौन से पेज नंबर पे है, आप उसको केवल उसको अच्छे से 3-4 बार रिवीजन कर लेना है। ठीक है, और उसमें ऑब्जेक्टिव भी दिया हुआ है उस टॉपिक वाइज, तो उस टॉपिक के साथ उसको ऑब्जेक्टिव को भी कवर कर लेना है, आपका आराम से ये कवर हो जाएगा। ठीक है, इंजीनियरिंग वाला पार्ट। ठीक है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। सोर्सेज में अभी बता दिया आपको मैंने, फिर से एक बार बता दूंगा अच्छे से, और PDF वगैरह भी शेयर कर दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेसिक मैथ की। मैथ में क्या है, देखिए मैथ में यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि मैथ में देखिए यहाँ नंबर सिस्टम से स्टार्ट हो रहा है, नंबर सिस्टम हो गया, और ये जितने भी बोर मास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पाइथागोरस थ्योरम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, हाइट एंड डिस्टेंस, सरफेस एरिया, वॉल्यूम सेट, यहाँ तक, है ना, यहाँ तक ये बिल्कुल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपने अच्छे से पहले से भी कर रखा है, आप करते आ रहे हैं पहले किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद यहाँ से शुरू होता है सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, इम्पिटी सेट, ये फाइनल सेट, ये सेट थ्योरी है बिल्कुल, है ना, सेट थ्योरी है पूरा। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, एक तो आपका सेट थ्योरी है, फिर आपका प्रोबेबिलिटी है, और एक आपका स्टैटिक्स है। तो ये तीनों चीज़ आपको कहाँ से पढ़ना है, आपको पढ़ना है फिर से एक बार 11th क्लास की और 12th क्लास की बुक मैथ की। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, देखिए बस 10-15 पेज, 10 पेज का मुश्किल से सेट थ्योरी का पूरा थ्योरी दे रखा है, कुछ क्वेश्चंस भी आप वहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, सेट थ्योरी का, और प्रोबेबिलिटी का भी ये 5-7 पेज में दे रखा है केवल, तो उसको आपको 12th क्लास का हो वहाँ से आप पढ़ लेंगे। ठीक है, 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है सेट थ्योरी, बहुत ही आसान है, आप पढ़ेंगे एक बार समझ में आ जाएगा। PDF में शेयर कर दूंगा, मैंने उसी PDF से पढ़ा था, मुझे याद है कि मेरा 16th ऑफ दिसंबर 2024 में मेरा एग्जाम था JEE का। ठीक है, प्री, और 19 तारीख को मेरा एग्जाम था किसका, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का। तो मैंने ये सेट थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ रखा था, प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ रखा था, कभी नहीं पढ़ा था, मतलब कभी पढ़ा होगा 12th 11th जब क्या होगा तब, इससे पहले उसके बाद कभी नहीं पढ़ा था। लेकिन मैंने PDF डाउनलोड किया NCERT की, और वहाँ से मैंने उसको ट्रेन में ही पढ़ लिया, सेट थ्योरी खत्म, प्रोबेबिलिटी खत्म, ट्रेन में ही जब मैं आ रहा था वहाँ से वापस। तो 2-3 दिन का समय था, मैं क्या पढ़ता उसमें, थोड़ा बहुत कंप्यूटर रिवीजन किया, बस ज़्यादा समय नहीं मिला मुझे। तो टेक्निकल थोड़ा सा टेक्निकली साउंड था, थोड़ा मेरा सही था, तो इसलिए मैं टेक्निकल में अच्छा करके आया था। मैथ और रीजनिंग तो पढ़ाई था JEE के लिए, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, और बाकी जो थोड़ा बहुत सिलेबस था कंप्यूटर का और सेट थ्योरी प्रोबेबिलिटी का, ये सब थोड़ा बहुत मैंने इधर उधर से कर लिया था। ठीक है, NCERT वगैरह से। ठीक है, तो समझ में आ गई चीज़। तो सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स, ये तीनों चीज़ आप कहाँ से कवर करेंगे, ये करेंगे आप NCERT की। इसके PDF में भेज दूंगा, मुश्किल से 15-20 पेज होंगे टोटल मिला करके, बस उसको केवल कर लेना आपको, मोटे से पेज आराम से, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, आराम से कर लेंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करूँगा, अब प्रीवियस के क्वेश्चन हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की, इसको मैं अच्छे से मतलब जो आपका शिफ्ट वाइज है वो आपको डिस्कस करूँगा, एक एक क्वेश्चन सोर्स भी बताऊँगा कि कहाँ से क्वेश्चन ये आते हैं। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे क्या, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ कि देखिए क्यों पढ़ना है एनसीईआरटी या फिर क्यों आपको 11th-12th पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो फर्स्ट डे जो एग्जाम हुआ था, आई थिंक 18 तारीख को हुआ था ना, 18 या 19 को हुआ था, तो फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम हुआ था। उसमें देखिए दो क्वेश्चन इस तरह से पूछे हुए थे सिग्निफिकेंट फिगर पर, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहा है यहाँ पर आपको, कि कह रहा है कि व्हेन मल्टीप्लाइंग 3.24 बाय 0.006 हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर शुड द रिजल्ट हैव, ठीक है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे रिजल्ट में। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए क्या है, इसके लिए रूल्स हैं, और ये 4-5 रूल्स आपके किसी बुक में नहीं मिलेंगे। एस के झा के जो सर है उनके बुक में नहीं मिलेगा ये सब चीज़ें, लूसेंट में नहीं मिलेगी आपको, या जो आपके जो भी टीचर पढ़ाते हैं ये सब चीज़ें उनके बुक्स में, उनके पीडीएफ में या उनके कंटेंट में ये सब चीज़ शामिल नहीं है, क्योंकि सिलेबस ही उठाया गया है आपके किस एनसीईआरटी बेस से 11th-12th से, तो क्वेश्चन भी वहीं से पूछेंगे। तो निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी बुक्स में, मिल जाएंगी, लेकिन आपको अगर प्रॉपर पढ़ाई करना है कि क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं, तो उसके लिए आपको 11th और 12th का रेफरेंस लेना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ पूरा सिलेबस नहीं करना 11th-12th का, लेकिन जो चुनिंदा चैप्टर है जो आपके सिलेबस में दिया है, केवल उसी चैप्टर को 4-5 चैप्टर आपके पढ़ने हैं, ठीक है। 3-4 चैप्टर आपको 11th के हैं और 3-4 चैप्टर आपके किस में है, 12th के हैं, बस इतना ही पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो देखिए इसके लिए रूल्स है, ये आपके दे रखा है एनसीईआरटी में, दे रखा है 11th के सिलेबस में, कोई 11th का कोई बुक उठा लोगे आप किसी भी पब्लिकेशन का, तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके रूल क्या है कि आप मल्टीप्लाई जब भी करते हैं, है ना, आप जब भी, देखिए मैं दिखा भी देता हूँ आपको, मैं इसके लिए सोर्स भी लेकर आया हूँ। देखिए जैसे ये है, देखिए यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर दो नंबर्स हैं, और यहाँ पर एक है 142.06 और दूसरा आपका 0.23, है ना। इन दोनों का क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई जब करें दो नंबर का, तो उसमें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, यानी सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा, उसको आपको वैल्यू करना, उसको आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ये आपके 6 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, यहाँ पे कितने हैं, ये 0.23 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आपका आंसर भी कितना होना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ही होना चाहिए, क्योंकि जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है वो आपका 2 है। जब दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2 है, जो कि 0.23 है। तो इसका आंसर भी कितना में आएगा, आपके 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो यहाँ पर आप देखिए कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 3.24 में आप देख रहे हैं, यहाँ पर तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 0.006 में केवल 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। आप बोलेंगे सर कैसे, देखिए तो 0.006 है, तो 0 पॉइंट के बाद जो अगर 0 आ रहा है, चाहे कितना भी 0 आ जाए, तो उसको हम इग्नोर करते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। तो 0.000 केवल एक डिजिट है, यहाँ पर 6 है, तो 6 सिग्निफिकेंट, तो अब सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1 हो गया। तो अब एक सिग्निफिकेंट वाले फिगर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर हमेशा मिनिमम सिग्निफिकेंट वाला आएगा, और मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये कहाँ से मुझे पता है, ये चीज़ कहाँ से मुझे पता चला, आपको भी पता नहीं होगा, या हो सकता है आपको पता हो, लेकिन ये पता कहाँ से चलेगा, ये पता चलेगा रूल्स दिया हुआ है। इसके लिए कहाँ दिया, एनसीईआरटी के 11th क्लास में आपके 2nd चैप्टर में दिया हुआ है ना। और उसके बाद आपका किसी भी पब्लिकेशन आप पढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, ये रूल है ना, ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से यहाँ भी एक क्वेश्चन है डिवाइड वाला है, तो इसको भी देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मिनिमम, यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर देखिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 है, और यहाँ पे कितना है, 2 है, तो इसको हम डिवाइड कर रहे हैं इससे, तो मिनिमम कितना है, 2 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़, ये रूल है, तो कितना कब कौन सा सिग्निफिकेंट कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसका दिया हुआ है। तो ये मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि आपको 11th या 12th क्लास की जो फिजिक्स है उसको आपको बेस मान के चलना पड़ेगा, अगर आपको साइंस वाला बेसिक साइंस वाला अगर पार्ट आपको अच्छे से करना है तो, ठीक है। चलिए, तो ये सब रूल्स दिया हुआ है, ये मैंने यहाँ पर देखिए रूल्स दिया हुआ है, ये सब चीज़, ऑल नन जीरो आर डिजिट आर सिग्निफिकेंट, जीरो बिकम सिग्निफिकेंट फिगर्स, लीडिंग जीरो, ये सब सारा कुछ दे रखा है। हिंदी में भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि केवल इंग्लिश में है, हिंदी में भी अवेलेबल है, एनसीईआरटी का भी और भी पब्लिकेशन भी, आप कहीं से भी कवर अप कर सकते हैं। और ये जो मैंने आपको बताया अभी बेसिकली ये आपके प्रदीप पब्लिकेशन की है बुक, है ना, वहाँ से मैंने पीडीएफ उठा करके आपको एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिए कटअप के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे रेफरेंसेज बुक के बारे में, ठीक है, अच्छे से बुक के बारे में पूरा डिटेल मैं बताऊँगा अभी आपको। तो थोड़ा सा कटअप के बारे में देखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर आप शॉर्टकट देखिए, इलाहाबाद का 64 है, अहमदाबाद का 64 है, इलाहाबाद का 70 है, और एनआर रीजन में 72 है। इसके बाद भोपाल में आप देखेंगे 67 है, 66 है, 65 है, बिलासपुर में 67 है, बेंगलोर में 60 है, चंडीगढ़ में 68 है, चेन्नई में 61 है, गोरखपुर में 69 है, पटना में EWS का एक ही सीट था तो 54 है, रांची में आप देखेंगे तो यहाँ पर 71-72 है, मुजफ्फरपुर में 65-66, मुंबई में 67-69, सिकंदराबाद में 73, तिरुवनंतपुरम में 65। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो कटअप है वो लगभग ऑन एवरेज देखा जाए 70-71 के लमसम जा रहा है, ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा 70-71 जा रहा है, बाकी कहीं 60 भी है, कहीं 62 भी है, कहीं 64 भी है, ठीक है। तो देखिए आपको तैयारी जो करनी है वो 75 प्लस का करना है, ये 75 प्लस कम से कम लाना है, क्योंकि वैकेंसी इस बार और बहुत कम हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि वैकेंसी कम हो गया तो लोग भी उतने ही रेशियो में फॉर्म भरेंगे, तैयारी भी लोग उतने ही रेशियो में करेंगे। क्या कहेंगे कि अरे सीट ही इतनी कम है, इसमें क्या ही होना। लेकिन मैं बताऊँ, अगर पिछली बार 1092 सीट आई थी, है ना, 1092 सीट आई थी, अगर मैं सोच रहा था कि सीट ही बहुत कम है, क्या ही तैयारी करूँ, मैं खुद सोच रहा था, 10 से 92 सीट थी, जबकि मैं भी सोच रहा था कि 10 और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो इस बात को सोचते हैं कि सीट ही इतनी कम है तो क्या ही भरना। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप शिद्दत से तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। चाहे सीट कम है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप तैयारी सच से करो कि आप उसमें भी आप सिलेक्शन हो जाए आपका, ठीक है। और चूँकि
यहाँ पे सीट कम है तो कंपटीशन भी उतने ही रेशियो में बच्चे आएंगे तो कम होगा, ठीक है। इतना ये नहीं है कि सीट कम है तो ढेर सारे बच्चे आ जाएंगे। सब ये सोचते हैं कि चलो ठीक है यार, सीट ही इतना कम है तो क्या ही करें, है ना तैयारी। तो इस बात आप सीट पे बिल्कुल मत जाइए, आप तैयारी कीजिए, जैसे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो 75 का कम से कम तैयारी करना, उससे आगे आप जितना जा सकते हैं आपकी इच्छा है, ठीक है। कटअप तो जाएगा ही, 75 का कम जाएगा कटअप, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पर बुक्स एंड रिसोर्सेज फॉर टेक्स्ट सिग्नल 1। तो इसलिए हम देखते हैं कि जनरल मैथ के मैंने बता दिया कि जो भी रेगुलर सोर्सेज हैं वो आपको करके जाना है, जो आप पढ़ते हैं जिससे भी, और जो PIQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको आपको लगाना है। जनरल रीजनिंग के लिए क्या करना है, रेगुलर सोर्सेज और जो PIQs है, अभी आपका लेटेस्ट पैटर्न मैंने बता दिया, उसको आपको करना है। करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है आपको, मंथली वीडियो आपको करना है। क्रेजी जीके ट्रिक्स एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, वहाँ से आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप SPD जो ईयरली आती है उसको आप कवर कर लीजिए, आप आराम से 5-6 क्वेश्चन आराम से आप जो आते हैं वो आप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया कि सेट थ्योरी के लिए आप क्या करेंगे, 11th क्लास के मैथमेटिक्स बुक है, वहाँ से प्रिपेयर करेंगे। पहला चैप्टर ही है, कर लेंगे, 7-8 पेज का है, आप आराम से उसमें सेट थ्योरी का सारा क्वेश्चन आपसे लग जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन आता है। इस तरह से प्रोबेबिलिटी का भी है, प्रोबेबिलिटी भी 12th क्लास में है, वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर के मैंने बता दिया आपको, यूथ पब्लिकेशन आप पढ़ सकते हैं या फिर आप परीक्षा वाणी पढ़ सकते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिएगा यूथ पब्लिकेशन का, उसमें और थोड़ा डिटेल से दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बेसिक साइंस के लिए मैंने बताया आपको कि बेसिक साइंस के लिए 11th और 12th की जो फिजिक्स बुक है वो आप प्रेफर करेंगे। प्रदीप्स पब्लिकेशन की आती है, ठीक है। आई थिंक हिंदी में भी अवेलेबल हो तो अच्छी बात है, और इंग्लिश में तो अवेलेबल है ही, आप चाहे तो PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। सारे नहीं पढ़ने हैं, केवल वही चैप्टर पढ़ने जो आपके सिलेबस में है। मैं आपको टेलीग्राम में अगर आप बोलेंगे तो मैं उसको सेंड कर दूंगा आपको, छाँट के सिलेबस टॉपिक वाइज, ठीक है। इसके बाद अगर आपके पास फिजिक्स नहीं है तो एस्टंथ की बुक आती है फिजिक्स की, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हो, उसमें बहुत बेहतर ढंग से दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी करेंगे सफिशिएंट होगा। उसके बाद इंजीनियरिंग के लिए मैंने आपको बता दिया है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आप क्या करेंगे, कैप्सूल आती है YCT की, है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, RBJ के लिए आती है, वो ले लेंगे तो बढ़िया है। और आप नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल फ्रेश PDF भेज दूंगा आपके ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल में। आप क्या करेंगे, उसको PDF निकाल लेंगे, ठीक है। सारा नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ना है सिलेबस उतना ही मैं छाँट के भेजूंगा, ठीक है। चलिए बाकी आप क्या कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपको और क्या चीज़ कन्फ्यूजन है उसको आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग का डिमांड होगा तो मैं लाइव एक सेशन ले लूँगा, उसमें आपको जो भी क्वेरीज होंगे उस क्वेरी को मैं क्या करूँगा, सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो